मेरी वाइफ बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार। 15 अगस्त 2025 को उससे कीटो एसिडोसिस का अटैक आया था। ये वर्ड मुझे भी नहीं पता था, लेकिन क्या नाम है, जब वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह में गए तब पता चला। जिनको नहीं पता, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है फॉर डायबिटिक पेशेंट। हम हॉस्पिटल भागे और 1 हफ्ते तक मेरी दुनिया उलट पुलट सी हो गई। आज वो घर पर है, रिकवर कर रही है और मेरे पास एक कहानी है सुनाने के लिए। एक ऐसे सरकारी हॉस्पिटल की कहानी जिसने उसकी जान बचाई, बिल्कुल फ्री में। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसे कड़वे सच भी हैं। ये मेरा आंखों देखा हाल है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 9 का, जो एक दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। और मैं एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को थैंक यू बोलना चाहता हूं, और मेरे कुछ सजेशन भी है जो करंट गवर्नमेंट है उसके लिए। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये एक आम आदमी की सच्ची कहानी है जिसने कोविड पेंडेमिक के बाद अपना बिजनेस और इनकम में भारी गिरावट देखी है। तो मेरे लिए मेरी वाइफ का फ्री में इलाज होना एक बहुत बड़ी मदद थी, और उसके लिए मैं मिस्टर केजरीवाल का दिल से आभारी हूं। चलिए अच्छी बातों से शुरू करते हैं, क्योंकि अच्छी बातें बहुत सारी हैं। हॉस्पिटल खुद इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका में जो है, एक मॉडर्न फैसिलिटी है। बिल्डिंग टॉप नॉच है, बिजली और एसी की सुविधाएं एकदम ए क्लास हैं। हमने हॉस्पिटल में एक भी बार पावर कट फेस नहीं किया। सफाई कर्मचारी बहुत मेहनती हैं और दिन में 5 बार आकर उन्होंने वार्ड साफ किया। जिस वार्ड में हम रुके हुए थे, वो वार्ड, बाहर का जो बरामदा था, वो सब मैं अभी वीडियो में आपको दिखला दूंगा। स्टाफ ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और हेल्पफुल भी है। सबसे इम्पोर्टेंट, मेडिकल केयर एक्सीलेंट है। डिपार्टमेंट डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो दिन में 1 बार विजिट करते हैं और हर पेशेंट को पर्सनली चेक करते हैं, और वो अपने चेकअप और एडवाइस में बहुत ज़्यादा थ्रू हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हैं। नर्स और अदर स्टाफ हर टाइम अवेलेबल थे। अगर कोई भी परेशानी हो, आपको उनको बुलाकर बात कर सकते हैं। हॉस्पिटल में एडवांस मेडिकल मशीन्स भी थी, लाइक बेड साइड एक्सरे फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर दोज पेशेंट्स हु कांट वॉक। मेरी जो वाइफ थी, वो जो फर्स्ट टाइम जब वो हॉस्पिटल में गई थी, तो वो पूरी तरह बेहोश थी। वो ना हिल सकती थी ना चल सकती थी। तो उसका जो एक्सरे हुआ था वो बेड साइड एक्सरे हुआ था। नेक्स्ट टाइम वो चल सकती थी, तो खुद से ही गई थी एक्सरे लैब में, और वहाँ पर उसका दोबारा से एक्सरे हुआ था। ठीक है, बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह जो हुए थे वो बेड पर ही हुए थे, क्योंकि ब्लड ही निकालना होता है। बाकी जो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह थी वो हमें बेड के पास में रूम में ला दी गई थी। इन सब को देख के सही में शौक लगता है। आखिरकार एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंडिया में इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और सबसे अच्छी बात थी, सब कुछ बिल्कुल फ्री था। मेरे जैसे आदमी के लिए जो करंटली मंथ का सिर्फ 6,000 रुपये कमा पाता है, ये कोई किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये 6,000 पर मंथ। पहले मेरा बिजनेस अराउंड 1 लाख रुपए का इजीली प्रॉफिट कर लेता था पर मंथ। ठीक है, मैं जो था वो स्टोरीज वगैरह लिखता था, ठीक है, नॉवेल्स वगैरह लिखता था, और वो ऑनलाइन सेल करता था विदेशों में। बट अब कंडीशन यहाँ पहुँच गई है कोविड के बाद कि घर चलाना भी मुश्किल है। वैसे तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, पर बिजनेस के कारण बीच में गैप हो गया, क्योंकि बिजनेस चला रहा था तो पैसा आ रहा था, तो फिर मैंने जॉब करना सूटेबल समझा नहीं मुझे, क्योंकि दिन भर तो नॉवल वगैरह लिखने में, कहानी वगैरह सोचने में निकल जाता था। मैंने बीच में जो था वो 8 साल तक कोई जॉब नहीं की, और अब जब मैं कोई जॉब ढूंढना भी चाह रहा हूँ तो उन्हें कैरियर गैप वाले लोग पसंद नहीं है, और मुझे कोई जॉब दे नहीं रहा। ठीक है, तो अभी जो बचा खुचा मेरे पास नॉवल लिख के किसी तरह मेरे पास पैसा आ रहा है, बस उसी में ही घर चल रहा है। पर छोड़िए ये सब, हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं। मुझे हॉस्पिटल और स्टाफ इतना पसंद आया कि मैं उन्हें 5 में से 4 स्टार देता हूं। जो एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल जो दिल्ली में सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके एक्सपीरियंस से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। आई नो
वहाँ के डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बहुत सारी डिग्री ले रखी होंगी, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग अ पेशेंट, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर लाजवाब है भाई। मुझे पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस परफेक्ट नहीं थे और उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। इलाज के बारे में मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है। डॉक्टर और नर्स ने मुझे हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश की जो पॉसिबल था। खाना टाइम पे मिलता था, लेकिन वो हर पेशेंट के लिए सेम होता था, चाहे उनकी कंडीशन कुछ भी हो। तो नमक मिर्ची कम होना लाजमी था। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपको कॉमन मील में से खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि हाँ भाई, राइस नहीं खा सकते, रोटी खानी है, केला नहीं दे सकते, उसे मौसमी देनी है, वगैरह वगैरह। ये आपको खुद से ही चुनना पड़ेगा, ठीक है। या अगर आपको इस बारे में नहीं पता, जैसे कि डायबिटिक मान ले बीपी के पेशेंट है, तो बीपी के पेशेंट को ज़्यादा नमक का खाना नहीं दे सकते, तो वो कम नमक और मिर्ची डालते हैं। और जो डायबिटिक पेशेंट है उनको शुगर वाला खाना नहीं दे सकते, तो वो मीठा कुछ भी नहीं बनाते, वगैरह वगैरह। वही सब प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आपको डाइट समझ में नहीं आती तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और वो डॉक्टर आपको पूरी की पूरी सलाह दे देगा। बाकायदा चार्ट लगा हुआ था कि डायबिटिक पेशेंट को सिर्फ ये खाना खाना है, इस टाइम पे खाना खाना है। इसके अलावा आपको अपने बर्तन और कंबल खुद से लाने पड़ते हैं। मुझे अपनी बीमार वाइफ को अकेले छोड़कर घर जाना पड़ा कंबल लाने के लिए, क्योंकि वो 2 घंटे से ठंड से कांप रही थी और हॉस्पिटल में एक भी कंबल अवेलेबल नहीं था। उन्होंने कंबल दिया ही नहीं। उनके मुताबिक उनके पास कंबल स्टॉक में ही नहीं था और बर्तन धोने के लिए कोई जगह पर्टिकुलर प्लेस नहीं थी कि आप यहाँ पर बर्तन वगैरह धो सकते हैं। तो इसके कारण वो बाथरूम में, टॉयलेट में वहाँ पर जाके उसका पानी यूज़ करके बर्तन धोने पड़ते थे। ये बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक था और ये मुझे मेरे एक्सपीरियंस के सबसे मुश्किल हिस्से पर लेकर आता है, जो कि है टॉयलेट्स। जेंट्स और लेडीज़ टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदे थे। मैं कैसे लेडीज़ टॉयलेट के बारे में जानता हूँ, बिकॉज ये मेरी वाइफ ने बताया। मेरी वाइफ जब 1 या 2 दिन के अंदर जब वो होश में आ गई थी तो वो खुद से टॉयलेट वगैरह जाने लगी थी, तो उसने मुझे बताया था। पानी की सप्लाई कभी होती थी कभी नहीं होती थी। कुछ लोगों ने तो बाथरूम यूज़ किया और फ्लश ही नहीं किया। समझ रहे हो कितना घिन आ जाती थी देख के। आफ्टर ऑल पानी था ही नहीं वहाँ पर, कई बार पानी आता ही नहीं था, तो क्या करे। और अब आदमी को अगर इमरजेंसी में जाना है तो क्या कर सकता है वो, ठीक है। और जेंट्स टॉयलेट में कुछ लोगों ने गुटखा और च्युइंगम खा के थूक रखी थी। मैं इसकी आप अभी फोटो देख पा रहे होंगे, जिससे वो और भी गंदे हो जाते थे। बाद में पता चलता है कि प्रॉब्लम लोगों की नहीं है, बल्कि जो पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण और टूटे हुए टॉयलेट्स के इक्विपमेंट्स के कारण। अब मान लीजिए पानी आ गया, ठीक है, लेकिन नल का टूटा हुआ है, तो उसके अंदर जब पानी हमेशा निकलता रहेगा और वो पूरा का पूरा गंदा कर देगा, ठीक है। और क्या नाम है, पानी ही नहीं आया। अब इक्विपमेंट अच्छे होने के कारण आदमी पानी तो यूज़ करेगा ना, वाटर सप्लाई तो चाहिए ना, तो वो सारी प्रॉब्लम थी। मुझे सफाई कर्मचारी को ब्लेम करने पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि भाई उनकी कोई गलती नहीं थी। वो सफाई के लिए हमेशा आते थे और रेगुलर भी थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लोगों पे इल्ज़ाम लगाते थे। लोग उनके ऊपर कहते थे कि भाई जब पानी नहीं आएगा तो क्या करेंगे, आदमी जाएगा कि नहीं जाएगा बाथरूम। तो यही सब, जबकि ये हॉस्पिटल के मेंटेनेंस और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की गलती है मेरे हिसाब से। तो सफाई कर्मचारी अपना काम पूरा कर रहे थे, पर अगर पानी नहीं आएगा और पेशेंट को बाथरूम जाना ही पड़ेगा अर्जेंटली, तो वो क्या करेगा भाई। ये सिर्फ सफाई की बात नहीं है, ये इज्जत की भी बात है। और ये पहले से ही कमज़ोर पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन का खतरा भी पैदा करता है। स्टाफ के लिए अपने अलग से साफ़ सुथरे वॉशरूम है, इसलिए वो इन परेशानियों से बचे हुए रहते हैं जिनका आम लोगों को सामना करना पड़ता है। और हाँ, हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा अंडर स्टाफ है। वर्कलोड इतना है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कुछ स्टाफ मेंबर को तो 12 घंटे तक की शिफ्ट भी करनी पड़ जाती है। जिनसे मैंने बात की उन्होंने बताया। और ये वो शिफ्ट है जिसमें कॉन्स्टेंटली आपको पेशेंट्स को चेक करना पड़ता है। ऑफिस डेस्क जॉब नहीं है जैसे नॉर्मली आपको बस बैठे कंप्यूटर पे देखना है।
नहीं भाई, आपको कॉन्स्टेंटली इस पेशेंट के पास जाना है, उस पेशेंट के पास जाना है, दवाइयां भी, पूरा सब कुछ करना पड़ता है, और वो भी 12-12 घंटे की कई बार हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा अंडर स्टाफ है। तो मुझे ये कुछ ये सब मुझे है ना, ये सब परेशानियां देख के मुझे कुछ सवाल पैदा हुए। मिस्टर केजरीवाल इतने अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल और गरीबों के लिए फ्री बिजली कैसे दे पाए, और फिर भी उनका बजट सरप्लस में था। हाँ, मैंने उनके स्कूल अभी तक चेक नहीं किए हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में या तो बहुत छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल जाना शुरू ही नहीं किया, या सबने कॉलेज पास कर लिया है। बट मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया। हाँ, मैं फ्री कैटेगरी में नहीं आ पाता था पहले, लेकिन अब आ पाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ना एसी में चला सकता हूँ ना कुछ और, तो उसमें काफ़ी दिक्कत है। ठीक है। और अब हॉस्पिटल भी यूज़ करके देखे मैंने, फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल भी यूज़ करके देखा। तो सवाल ये है कि अब की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो क्यों कह रही है कि सारे फंड्स खाली हो गए हैं। उन्होंने ऑलरेडी फ्री दवाइयों की पॉलिसी बदलनी शुरू कर दी है। आप ये अभी जो पोस्टर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जन औषधि स्टोर का पोस्टर है। वो जन औषधि स्टोर वहीं पर ही हॉस्पिटल के अंदर खुल गए हैं। ये दवाइयाँ डिस्काउंट पर देते हैं। ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज़ है कि वो डिस्काउंट पर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फ्री सप्लाई की जो हॉस्पिटल की खुद की मेडिकल स्टोर थी, उस पर अब दवाइयाँ गवर्नमेंट की तरफ से आनी कम हो गई हैं, और पेशेंट्स को इनडायरेक्टली फोर्स किया जा रहा है कि वो मेडिसिन को परचेज करें। मुझे भी फुल दवाइयाँ नहीं मिली। ठीक है। जैसे कि मेरी वाइफ को डायबिटीज़ था। ठीक है। तो मुझे इंसुलिन तो मिल गया था, इंसुलिन की जो शीशी होती है ना, जो उनको लगानी होती है, वो तो मिल गया था, लेकिन इंसुलिन लगाने के लिए जो इंजेक्शन होता है वो नहीं मिला। ठीक है। प्लस जो डायबिटीज़ चेक करने के लिए मशीन होती है, या फिर वो क्या नाम है, जो स्ट्रिप्स वगैरह उसमें यूज़ होती है, वो नहीं मिला। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिली नहीं। ठीक है। वैसे ही कुछ और पेशेंट्स भी वहाँ पर थे जिनको किसी को तो आधी दवाइयाँ नहीं मिली, किसी को पूरी दवाइयाँ नहीं मिली। लकीली मैं तो बाहर से खरीद सकता था, क्योंकि मेरे पास सभी था कुछ पैसा। ठीक है। तो मैंने तो बाहर से खरीद ली, उसी जो ये जन औषधि वाले से, इससे मैंने खरीद ली। लेकिन जो लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो क्या करेंगे। ये तो एक हिसाब से ये है ना कि हम किसी को पुश कर रहे हैं कि भाई मर जाओ, पैसे नहीं है तो मर जाओ, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। अब इसका तो मैं क्या कह सकता हूँ। इसीलिए मुझे जो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, इसकी मुझे चिंता हो रही है कि अब आगे क्या कंडीशन होती चली जाएगी। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में मेरा अनुभव शानदार रहा, एक्सेप्ट द बाथरूम पार्ट और न्यू मेडिसिन पॉलिसी। लेकिन सारी परेशानियों के बावजूद मैं दिल से आभारी हूं। इसने मेरी वाइफ की जान बचाई, और इसमें मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, एक्सेप्ट जो दवाइयों पे मैंने खर्च किया। ठीक है। हमें ऐसे और हॉस्पिटल की ज़रूरत है। एटलीस्ट जब तक क्या नाम है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो जाती, तो मुझे तो ज़रूरत है, लेकिन हमें उन्हें और बेहतर भी बनाने की ज़रूरत है। हमें साफ टॉयलेट चाहिए, बेसिक सुविधाएं चाहिए, और एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर पेशेंट को इज्जत दे। इसलिए मैंने एक सॉल्यूशन सोचा है, क्यों ना हम डोनेशन सिस्टम स्टार्ट करें। जैसे मंदिरों में डोनेशन लगे रहते हैं ना, वैसे डोनेशन, और वो डोनेशन का पैसा फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास जाए, और वो भी जहां खर्च करें वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो, वेबसाइट पर उसकी डिटेल्स अवेलेबल हो कि कोई भी चेक कर सके। ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई, पैसा सही जगह यूज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर किसी को अच्छा इलाज मिलता है, और मैं मान लो मैं ज़्यादा तो नहीं दे सकता था, लेकिन मैं 500 या 1000 रुपये डोनेशन बॉक्स में पक्का डाल सकता था, और मैं डाल देता अगर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल होता तो। इससे हम और अच्छी फैसिलिटी मिल पाएगी। हमें और आईसीयू के बेड की ज़रूरत है। मेरे सामने ही 2 ऐसे पेशेंट आए थे जिन्हें आईसीयू के लिए रिकमेंड किया गया था, इमरजेंसी वार्ड से उन्हें आईसीयू के लिए रिकमेंड किया था, बट वो वहाँ शिफ्ट नहीं हो सके क्योंकि आईसीयू फुल था। इसलिए उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, और हॉस्पिटल अंडर स्टाफ है, और कुछ और स्टाफ भरने की भी ज़रूरत है। तो हर पेशेंट के बेड के पास एक पर्सनल डस्टबिन होना चाहिए, और परिवार के सदस्यों, एटलीस्ट एक सदस्य जो रुकता है नाइट में, उसको आराम करने की कुछ तो जगह देनी चाहिए, कुछ तो प्लेस होनी चाहिए कि हाँ, जहाँ वो आराम कर सके। वेटिंग रूम का ऑप्शन बहुत ज़्यादा खराब है, वो नहीं हो पाएगा। आपका क्या विचार है इस बारे में? क्या आपका भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें ऐसा ही अनुभव रहा है?
मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए इस पर बात करते हैं। अगर बात करेंगे तभी तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।